सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी बच्चे मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट का रेडियो सिलेबस का कंफर्मेशन आने वाला है। एक हफ्ते बाद आपको नीट सिलेबस का कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। उस अपडेट को मैं आपको दे दूँगी, लेकिन आप फिर भी नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वही कंफर्म हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, जैसे तापक्रम, पीएच, क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तापक्रम व पीएच देखते हैं। सबसे पहले एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशिष्ट तापक्रम व पीएच पर ही निर्भर होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापमान व पीएच कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने से क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। क्रियाधार की सांद्रता देखते हैं। क्रियाधार की सांद्रता S के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति V वेलोसिटी बढ़ती है। अभिक्रिया अंतोत्गतवा सर्वोच्च गति V मैक्सिमम प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है, जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संदमन इन्हिबिशन व उस रसायन को संदमक इन्हिबिटर कहते हैं। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता हो, तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर। संदमक की क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधक स्थल से बनते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंधक स्थल से बंध नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप एंजाइम क्रिया मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन, जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट से निकट की समानता रखता है। ऐसे प्रतिस्पर्धी संदमकों का अक्सर उपयोग जीवाणु जन्म रोग जनकों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। बैक्टीरियल पैथोजेंस के नियंत्रण के लिए करते हैं इसका यूज़। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण। हजारों एंजाइमों की खोज, विलगन व अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम को 6 वर्गों व प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है। पहला देखते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजनेजेस। एंजाइम जो दो क्रियाधारकों S व K S1 के बीच, ये K पहले छप गया है इसमें, एंजाइम जो दो क्रियाधारकों S व S' के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे S उपचयित प्लस S' ऑक्सीकृत गिव्स S ऑक्सीकृत प्लस S' अपचयित। एक्सचेंज हो गया है। ट्रांसफरेसिस, एंजाइम क्रियाधारकों के एक जोड़े S व S' के बीच एक समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे Sg प्लस S' गिव्स S प्लस Sg S'. यहाँ से G जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा था, अब वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ गया। हाइड्रोलेजेस एंजाइम के साथ जुड़ गया। हाइड्रोलेजेस एंजाइम एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन 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 हैलाइड व फास्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। लाइजेजेस जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों
के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। तो कार्बन कार्बन, इस वाले कार्बन पे X, इस वाले कार्बन पे Y, तो XY ये अलग हो गए, साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। आइसोमरेजेज ये वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय और स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेजेज, नाम, इन सब के नाम से ही पता चल रहा है कि इनका काम क्या होगा। लाइगेजेज एंजाइम जो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व कार्बन ऑक्सीजन बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित होते हैं, करते हैं। सहकारक, को फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव जिसे सहकारक कहते हैं एंजाइम से बनकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। इन उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं: प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम व धातु आयन। प्रोस्थेटिक समूह क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह अन्य सहकारकों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि ये एपो एंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण स्वरूप एंजाइम पर ऑक्सीडेज व कैटलेज जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। सह एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संबंध एपो एंजाइम से अस्थायी होता है जो सामान्यतया उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं, जैसे सह एंजाइम निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं। धातु आयन, कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वयन बंध बनाते हैं व उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े होते हैं। जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा होता है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसका सारांश देख लेते हैं। जीवों में आश्चर्यजनक विभिन्नता मिलती है। इनकी रासायनिक संगठन व उपापचयी अभिक्रियाओं में असाधारण समानताएं मिलती हैं। जीव ऊतकों व निर्जीव द्रव्यों में पाए जाने वाले तत्वों के संगठन का यदि गुणात्मक परीक्षण किया जाए तो वे काफ़ी समान होते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण के बाद यह स्पष्ट है कि यदि जीव तंत्र व निर्जीव द्रव्यों की तुलना की जाए तो जीव तंत्र में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत अधिक बहुलता होती है। जीव में सर्वाधिक प्रचुर रसायन जल मिलता है। कम अणुभार 1000 डाल्टन से कम वाले हजारों जैव अणु होते हैं। जीवों में अमीनो अम्ल, एकल सैकेराइड, द्विक सैकेराइड, शर्कराएं, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स व नाइट्रोजन क्षार जैसे कुछ कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। इनमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल व 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। वसा व तेल ग्लिसरॉइड्स होते हैं जिनमें वसा अम्ल ग्लिसरॉल से स्थिरीकृत होता है। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोरीकृत नाइट्रोजनीय यौगिक मिलते हैं। जीव तंत्रों में केवल 3 प्रकार के बृहद अणु जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व बहुसैकेराइड्स मिलते हैं। लिपिड्स का झिल्ली संबंधित होने के कारण बृहद आणविक अंश में रहते हैं। जैव बृहद अणु बहुलक होते हैं, वे विभिन्न घटकों से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल DNA व RNA न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। जैव बृहद अणुओं में संरचनाओं का पदानुक्रम जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुष्कीय संरचनाएं मिलती हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक द्रव्य की कोशिका भित्तियों के रूप में कार्य करता है। बहुसैकेराइड्स पौधा कवकों व संधिपादों के बाह्य कंकाल के घटक हैं। ये ऊर्जा के संचित रूप जैसे स्टार्च व ग्लाइकोजन में भी मिलते हैं। प्रोटीन विभिन्न कोशिकीय कार्यों में सहायता करते हैं। उनमें से कुछ एंजाइम्स प्रतिरक्षी, ग्राही, हार्मोन्स व दूसरे संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन व संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रुबिस्को है। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की उत्प्रेरक शक्ति होते हैं। प्रोटीन में एंजाइम्स क्रियाशीलता हेतु इष्टतम तापक्रम
व पीएच की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स अभिक्रिया की दर को काफ़ी तीव्र कर देते हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जो इसे पैतृक पीढ़ी से संतति में आगे बढ़ाते हैं। तो इस सारांश के साथ ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं आप सभी से। और मन लगा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।